तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम 10th क्लास का 11 चैप्टर करने जा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको आगे बढ़ाते हैं। ओम्स लॉ, ये वीडियो पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 जरूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हमारा कोई कंडक्टर में या किसी भी डिवाइस में करंट फ्लो होगा तो वो एक लॉ के अकॉर्डिंग ही फ्लो होता है। वो लॉ कहता है व्हेन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। या आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, पर अभी है के लिए हम वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई आर के। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमें मिलता है वी इक्वल टू आर, वी इक्वल टू आई आर। वी को मैं हटा देता हूँ, आई आर। इधर के की वैल्यू 1 होती है प्रोपोर्शनलिटी के साइन में, तो आई आर। इन दो के बीच में ग्राफ बनेगा तो लीनियर ग्राफ बनेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये आप देख सकते हो। और आर जो ये है, आर रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का मैं आपको पहले फंक्शन बताता हूँ क्या होता क्या है। ये जब भी हमारा करंट फ्लो होता है किसी भी डिवाइस में या सर्किट में तो उसको अपोज करता है, अपोज करने का काम करता है रेजिस्टेंस। तो जितना रेजिस्टेंस हाई होगा करंट उतना हमारा कम होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा हमारा करंट होगा। तो इस प्रकार से ये होता है, काम करता है। हम अपना 1 एम्पियर करंट कब बोल सकते हैं? इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट आपको ओम होती है, और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है हमारा करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस हमारा होगा 1 ओम। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यहाँ से आर वी अपॉन आई निकाल दिया इन्होंने, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब जैसा कि आपने देखा कि वोल्टेज जो है आर आई होता है हमारा, तो आर किस किस पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों पे आर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मटेरियल की रेजिस्टिविटी, यानी कि मटेरियल कैसा है, मटेरियल की लेंथ, उस डिवाइस की लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इन 3 चीज़ों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। R is the constant of proportionality of the called electrical resistivity of the material of conductor। अब जैसे कि अब मैं कंडक्टर को, आपने कंडक्टर या इंसुलेटर जब भी पढ़ा होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ये पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जा रहा है तो वो कंडक्टर है, और अगर वो पास नहीं हो पा रहा तो वो इंसुलेटर है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर हायर रेजिस्टेंस ए कंडक्टर, a device has higher resistance is called insulator। a device which has low resistance is called conductor। क्योंकि लो रेजिस्टेंस होगा तो करंट हमारा आसानी से फ्लो हो जाएगा। तो ये कारण होते हैं, हम रेजिस्टेंस से को लेके कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको जब भी आप इंसुलेटर की बात डिफरेंस लिखो तो एक डिफरेंस इसके बीच में भी लिख देना कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का लो होता है और इंसुलेटर का हाई होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। तो आप ये भी लिख सकते हो। एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी अक्सर पेपर में पूछी जा चुकी है, तो एसआई यूनिट के लिए आप ये लिख सकते हो। ए इधर जाएगा, आप देखो ये हमारा है, ए यहाँ जाएगा, एल नीचे आएगा डिवाइड में, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। ओम इसकी होती है, इसका एरिया होता है मीटर इंटू मीटर, 2 बार होता है। अगर मैं मीटर को मीटर से काट दूंगा तो बचेगा हम पे ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम होता है रो। ये जो चीज़ लिख रहे हैं हम इसको रो कहते हैं। इधर अलग अलग डिवाइस की रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो आप ये पढ़ सकते हो। न्यूमेरिकल हम तीनों एक ही साथ सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज बता देता हूँ, रेजिस्टेंस इन द सिस्टम ऑफ, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कैसे लगाते हैं। देखो ये तीनों सीरीज में लगे हैं और तीनों पैरेलल में लगे हैं।
अब आप देखो, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, पूरा ऐसे फ्लो होके यहाँ आ रहा है वापस। अगर हमें अपना करंट मेजर करना है, करंट हमारा यहाँ पर तो तीनों में सेम जाएगा। धीरे धीरे करंट हमारा तीनों सर्किट में सेम जा रहा है, क्लियर है। और वोल्टेज इन पूरे में एक होगा, इस पूरे में, पर इन दोनों में अलग वोल्टेज होगा। फॉर्मूला होता है V/IR। वोल्टेज अक्रॉस R1 लेंगे तो ये आएगा, R2 लेंगे तो क्योंकि करंट तो तीनों में सेम है, रेजिस्टेंस तीनों का अलग अलग है, तो हमने रेजिस्टेंस को वेरी कर लिया। और टोटल वोल्टेज हमारा कितना होगा, आप यहाँ पे देखो, ये होना चाहिए। और टोटल करंट इतना I है और टोटल रेजिस्टेंस R होगा हमारा। I कॉमन ले लो, इसे रेजिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं, तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज आ गया। आप ध्यान से, क्लियर हो गई आपको ये बात कैसे आया। करंट हमारा पूरे सर्किट में एक जा रहा था, इसलिए हमने कह दिया कि करंट थ्रू द इस रजिस्टर और इस वाले में सेम जाएगा। अब जब हमारे इधर करंट टूट जा रहा है, यहाँ पर देखो करंट यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया, यहाँ पर I3 गया, और वोल्टेज इस बार तीनों में सेम होगा। हम अक्रॉस द वोल्टेज किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, तीनों के निकाल रहे हैं अक्रॉस। तीनों का अक्रॉस अगर निकाल रहे हैं, यहीं पे निकाल रहे हैं, तो ये वोल्टेज हमारा तीनों में सेम ही आएगा। तो वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो गया इस बार, और I1 टूट गया हमारा, I1 आप इसको बट्टे में ले सकते हो, या I1 करंट आपका पूरा सम हो जाएगा। यहाँ पर जो जा रहा है यहीं से यहीं पे I निकलेगा, वोल्टेज तीनों में सेम आ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा RP लिख देंगे इस बार, तो I तीनों का सम होगा, यानी कि I1 + I2 ये होना चाहिए हमारा। अब मैं इन तीनों को सम ले लेता हूँ। अब मैं V कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, क्योंकि V से V कट जाएंगे कॉमन लेने के बाद। अगर V मैंने कॉमन ले लिया, V से V काट दिया, तो मेरे पे ये बचेगा। और ये मेरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है, ऊपर वाला था रेजिस्टेंस इन सीरीज।